गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। ठीक है, भाई माइक ऑफ कर लो बच्चों। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने कल क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया था, जो सुतन एंड बोवेर ने दी थी 1902 में। उन्होंने बोला था जो बिहेवियर क्रोमोसोम शो करते हैं वही बिहेवियर जीन शो करते हैं। दोनों पेयर में हैं, दोनों सेग्रीगेट कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं, दोनों ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन रीस्टोर हो जाते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मॉडिफाई किया था। किन्होंने मॉडिफाई किया था? मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन, उनके स्टूडेंट स्टर्टिवेंट ब्रिज और ब्रिज ने। वेरी गुड, इन्होंने मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो एक्चुअली जो मॉर्गन है ना, थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। वेरी गुड, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ध्यान रखना, मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, इनका एक्सपेरिमेंट, हाँ, इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसो, ये फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसो मतलब ड्यू, फिला मतलब लव, मिलानो मतलब मिलानिन, गैस्टर मतलब बेली, मतलब इसके बेली एब्डोमेन पे मेलानिन पिगमेंट होता है। ड्यू लवर, हाँ, ड्यू लवर है। ड्यू जहाँ पे मॉइस्चर होगा, जहाँ पे ड्यू होता है तो वहाँ पे जाती है ज्यादा। फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट के ऊपर, आसपास केले के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर मिल जाती है। दिखाना एक बार। हाँ, दिखाता हूँ। तो ये ब्लैक करके होती है, ब्राउनिश ब्लैक। अभी देखना, ये तुम्हें देवांशी म्यूट कर ले, देवांशी। ये होती है ड्रोसोफिला, कुछ इस टाइप की होती है ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला है, ये देखो, ये ड्रोसोफिला है। इसके बेली पे देखना, एक मिनट, इस पे बेली पे देखो, ये बेली पे मेलानिन होगा, ये देखो। हाँ सर, हाँ, हाँ, मेलानिन होता है। और ये ड्रोसोफिला है। रेड आई, ये रेड आई, इसकी बार आई होती है ना, इसकी ऐसी होती है बार आई। बार आई याद करो, पढ़ा था बार आई। यस सर। यस सर, बताओ कैसे होती है बार आई? डिलीशन से होती है ना, नलिसोम। डुप्लीकेशन से होती है, डुप्लीकेशन से होती है ना। हाँ, डुप्लीकेशन से हो रही थी, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन से। तो ये हमने पढ़ लिया था बेटा, इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो ये बेटा ड्रोसोफिला है। तो इनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई। ड्रोसो ड्यू लवर, बेली पे मेलानिन है। फ्रूट फ्लाई बोल देते हैं इसे कॉमनली। ओके, जो ड्रोसोफिला होती है इसमें क्रोमोसोम 2n=8, जिसमें मैंने बताया था 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 3 पेयर किसके होते हैं? ऑटोसोम्स के, और 1 पेयर होगा सेक्स क्रोमोसोम का। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 3 पेयर किसके होंगे? ऑटोसोम्स के। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं मॉर्गन को। कारण है, क्या कारण है? इन्होंने वर्क किया था बहुत सारी चीजों पे। क्या क्या वर्क किया था इन्होंने? लिंकेज पे काम किया इन्होंने, हाँ, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर पे काम किया, इन्होंने सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस पे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे काम किया। ठीक है, इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बताया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, इन्होंने लिंकेज मैप्स बता दिए, ठीक है, इतना सारा काम किया, इसलिए इनको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाई पे काम कर रहा था ना उन्होंने, फ्रूट फ्लाई पे, तो फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये इतना सारा काम किया इन्होंने ड्रोसोफिला सिलेक्ट किया था भाई। व्हाई ड्रोसोफिला, नॉट एनी अदर एनिमल या नॉट एनी अदर ऑर्गेनिज्म? शॉर्ट लाइफ स्पैन। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आता है ड्रोसोफिला एज अ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट, एज अ मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट चूजन बाय द मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने चूज किया था, क्यों? तो कारण था, पहला कारण, इट कैन बी इजीली reared and breed in the laboratory, reared and breed in laboratory। ठीक है। दूसरा कारण, इसका जो फ्लाई हैज वेरी शॉर्ट, फ्लाई हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन है इसका। जल्दी से मैंने इसका कारण बताया, जैसे पी प्लांट का भी होता है 2 हफ्ते, केवल 2 वीक्स है लाइफ स्पैन। एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, सिंगल मीटिंग, बहुत सारे eggs। हाँ, सिंगल मीटिंग प्रोड्यूसेस मैनी ऑफस्प्रिंग। तीसरा कारण, चौथा कारण, फोर्थ कारण, फीमेल्स आर इजीली distinguishable from males by large, because females have large body size, ठीक है, due to the presence of ovipositor। कोई बताएगा ओविपोजिटर क्या होता है? एग लेइंग साइट। ऐसे कॉकरोच में होता था। हाँ, एग लेइंग साइट होती है। ठीक है, तो भाई फीमेल तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना बेटा, कि भाई ये फीमेल है, मेल है। जैसे पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, डिस्टिंग्विशेबल। प्लांट टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है। अगर डिस्टिंग्विशेबल होगा तभी तो हम उसको स्टडी कर पाएंगे। अगर मेल फीमेल हम डिस्टिंग्विश करना ही मुश्किल हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, कि उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स को पता लगाने में दिक्कत होगी। ऐसी पी प्लांट में सीड की शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर डिस्टिंग्विशेबल था, कंट्रास्टिंग ट्रेड डिस्टिंग्विशेबल था। तो यहाँ पे भी डिस्टिंग्विशेबल होते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट ना आगे, फिफ्थ पॉइंट, इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, आई कलर, विंग शेप, विंग कलर इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये भी कारण था। ठीक है, बस यही मेन कारण थे। और इसलिए इन्होंने क्या चूज किया, इसलिए इन्होंने ड्रोसोफिला को चूज किया। तो क्वेश्चन आता है अगर बोर्ड एग्जाम में, तो ये पॉइंट हमें लिख देने हैं। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, पूछ सकता है ये। है, अब सुनना आगे। मॉर्गन ने जो काम किया था, मॉर्गन ने कुछ सजेशन दी थी। तो मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका माइक ऑन है। आज के हमारे मॉर्गन ने क्या सजेस्ट किया था, देखना। मॉर्गन सजेस्टेड, पहला, अगर सपोज करो एक क्रोमोसोम पेयर है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम है, सपोज करो। ठीक है, क्रोमोसोम पेयर है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है बेटा, मैं बता नहीं रहा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, सेंट्रोमियर, यहाँ पे टीलोमियर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है, फिर न्यूक्लियोलस हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। हाँ, वेरी गुड। तो ये हम नहीं बता रहे अब। तो सपोज करो एक क्रोमोसोमल पेयर है ये। ठीक है, इसमें कोई जीन्स हैं, से यहाँ पर जीन एक ए, यहाँ पर जीन एक बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अलील्स भी हैं। ठीक है, तो ये जीन सेम क्रोमोसोम पे है। ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे नजदीक है। तो उन्होंने पहला पॉइंट बोला, जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम, जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर लिंक्ड। ठीक है, और लिंक्ड जीन्स को क्या बोला उन्होंने, लिंक्ड जीन्स
called as syntactic genes. ठीक है। उन्होंने बोला भाई मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर स्टडी की थी वो कैरेक्टर वो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, याद करो 1 4 5 7 ब्लिस ने बताया था कि मेंडल ने हाँ जितनी भी कैरेक्टर्स चूज करी थी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे वो सारे के सारे डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। लेकिन मॉर्गन ने बोला अगर एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पे जीन्स नजदीक नजदीक आ रहे हैं तो वो जीन्स लिंक्ड हो सकते हैं, लिंक जीन को सिंटैनिक जीन भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस लिंक जीन्स stays together। मतलब क्या बोला इन्होंने कि भाई जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक जीन दूसरे जीन को इंटरफेयर नहीं कर रहा था, दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस लिंक जीन स्टेज टुगेदर। अगर लिंक जीन एक साथ ही जाते हैं, मैं लिख देता हूँ, समझ रहे हो, मतलब जैसे अगर हम ये माने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो उसके 4 गैमेट्स बन जाएंगे और ये जो जीन है वो जीन को अफेक्ट नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। लेकिन अगर लिंकेज हो रही है तो ये दोनों के दोनों जीन्स एक साथ इनहेरिट होते हैं, एक साथ जाएंगे, क्योंकि लिंकेज है ना, एक साथ जाएंगे जीन्स। तो ड्यूरिंग इनहेरिटेंस लिंक जीन स्टेज टुगेदर, अभी और आगे पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट बोला उन्होंने, सपोज करो एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जीन है ए, यहाँ पे एक जीन है बी, ठीक है। तो जो लिंकेज स्ट्रेंथ होती है, linkage strength is inversely proportional to the distance between genes। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई 2 जीन है, राइट, अगर 2 जीन है तो उसमें डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब बहुत नजदीक है, ये दोनों जीन बहुत नजदीक है, तो लिंकेज स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, जितना जीन नजदीक होगा उतनी ज्यादा लिंकेज स्ट्रेंथ। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक क्रोमोसोम है, एक जीन ए है यहाँ पर, एक जीन बी है, ठीक है। एक क्रोमोसोम ऐसा है, ये जीन सी है, ये जीन डी है। तो मुझे बताओ किस जीन्स में लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? CD। सी और डी। बिल्कुल सी और डी में, क्योंकि भाई ये दोनों साथ साथ है ना, दोनों जिसमें दूरी कम है तो ये दोनों एक साथ जाना चाहेंगे। तो ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ये दोनों जीन ना एक साथ इनहेरिट करेंगे। ये थोड़े दूर है तो लिंकेज स्ट्रेंथ कम है, जाहिर सी बात है, दूर है तो लिंकेज स्ट्रेंथ कम होगी। जो जितने ज्यादा नजदीक होंगे उतनी ज्यादा लिंकेज को शो करेंगे। भाई 2 दोस्त आपस में पास बैठेंगे तो ज्यादा बातें करेंगे, क्लास में एक को आगे बैठा दो एक को पीछे बैठा दो, बातें कम होने लगेंगी। लेकिन दोनों को साथ साथ बैठा दिया तो जितनी ज्यादा पास पास बैठाओगे उतनी ज्यादा बातें, ठीक है। तो गॉसिप्स उतनी ज्यादा जितना पास पास दोस्त बैठेंगे। तो वही है, जो जितना जीन्स पास पास होगा उतना ही लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जितना जीन दूर होगा क्रोमोसोम पे उतना ही लिंकेज स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये बात जाहिर सी है, इसको इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ लिख, हाँ बेटा, सर ये जरूरी है, मतलब एक क्रोमोसोम पे 2 जीन है तो उनमें लिंकेज हो ही हो? ये अभी पता पड़ जाएगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस मैं भी आगे बता दूंगा कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए लिंकेज होगा। अगर इतना डिस्टेंस होता तो लिंकेज ना भी हो, ऐसा भी हो पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि एक ही क्रोमोसोम पे कई ऐसे जीन्स होते हैं जो लिंकेज शो नहीं करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है बेटा, कि एक क्रोमोसोम पे जीन्स हैं और वो सेम क्रोमोसोम पे है लेकिन लिंकेज शो नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सुनो नेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ of linkage is a function of distance between genes under consideration। ये तो हमने पढ़ा था अभी, भाई अगर 2 जीन के बीच में डिस्टेंस कम है तो लिंकेज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है।
अब सुनो, चौथा पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा देख लेना। मैं लिख लेता हूँ, ऑल द जीन्स ऑफ क्रोमोसोम constitute one linkage group. So theoretically, haploid chromosome number is linkage group of organism. क्या बोल रहे हैं कि all the genes of a chromosome constitute one linkage group. क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो थियोरेटिकली हम क्या बोल देते हैं कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज द लिंकेज ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर तुमसे लिंकेज ग्रुप पूछता है कोई, तो लिंकेज ग्रुप सीधा बोलना हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ड्रोसोफिला, बिल्कुल सही। और इधर लिख देते हैं, एक मिनट, एक काम करते हैं, नहीं किसी का माइक ऑन है बेटा, देखना। यहाँ पे लिखते हैं ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिखते हैं लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला, 2n = 8, लिंकेज ग्रुप 4, ठीक है भाई। मेज लिंकेज ग्रुप होता है इसमें 10, ठीक है। और आगे पूछते हैं ह्यूमन फीमेल्स और ह्यूमन मेल्स। 23 ह्यूमन फीमेल 23, 22, 23 मेल्स का कितना लिख दूं बेटा? इनका भी 23 होगा तो 24 XY 44 का हाफ 22, x पहले अकेला है, y पहले ही अकेला है, तो अकेला है तो 22, 23, 24। फीमेल्स में 22 ऑटोसोम्स, x का भी पेयर है तो एक यहाँ से, तो 23। इस पे क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे अगर पूछा गया तो, कि मेल्स में कितने लिंकेज ग्रुप और फीमेल्स में कितने लिंकेज ग्रुप। मेल्स में तो बेटा 24 होंगे, क्योंकि 44 का हाफ 22, एक्स वाई पहले ही हैप्लॉइड अकेले हैं ये, इसका कोई पेयर नहीं है ना, एक्स का वाई का कोई पेयर नहीं है ना, सिंड्रोम ना हो तो। बाकी फीमेल्स में 44 प्लस एक्स है, 44 का हाफ 22 प्लस एक्स का भी पेयर में है तो हाफ 1। तो फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, एक फर्न है, उस फर्न का नाम है ऑफियो ग्लॉसम यस रेटिकुलेटम। ये फर्न हाईएस्ट क्रोमोसोम मिलते हैं ना इसमें, प्लांट किंगडम में। Yes. कॉमन नेम है इसका एडर, तो हाईएस्ट क्रोमोसोम इसमें मिलते हैं। तो इसका लिंकेज ग्रुप जो होता है ना, इसमें मैं पहले क्रोमोसोम लिख देता हूँ, 2n = 1 2, इसमें 1260 यही होते हैं ना, हाँ। तो इसका लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 630 होगा क्या? 630 यस सर 630 होगा 630. 630 हो जाएगा सर 630 630 हो जाए, बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करना, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप in Corynebacterium डिप्थीरिया करता है, इज ऑप्शन है बेटा 1 2 4 नन। 1 सर 1। कोई और आंसर है बेटा? सबका क्या आंसर है? 2 सर 2। और किसी का कोई आंसर? एक सेकंड सर सोच लेते हैं बिल्कुल सोचो। 1 मिनट सर
अरे उसमें क्या सोचने की बात है बेटा? नन सर, नन। नन क्यों? अरे वन होगा आंसर भाई। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं हमारी इस दुनिया में, उनके एक और उनपे एक ही क्रोमोसोम है, सर्कुलर बेचारों के पास एक ही क्रोमोसोम है ना, सर्कुलर। इंसिपेंट न्यूक्लियस। हाँ, जिसको तुम न्यूक्लियोइड बोलते हो। भाई एक ही क्रोमोसोम है तो क्या उसका हप्लॉइड करोगे, क्या करोगे, तो एक ही आएगा। तो कोई भी, अगर किसी भी प्रोकैरियोट का नाम दे दिया जाए, कॉर्नी बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, कोई भी दिख दे, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम दे दे, ठीक है, मायोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, कोई भी नाम दे दे, तो उसका वन नहीं होगा बेटा। तो ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, सबका लिंकेज ग्रुप वन ही करोगे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो जरा, लिखता हूं मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। लिंकेज इज एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है, वो लिंकेज है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि लिंक्ड जीन्स नेवर शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंक जीन्स कभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। तो मेंडल का जो रेशियो आता था 9:3:1, ये सब नहीं आएगा लिंक जीन्स में, ठीक है भाई। जो लिंकेज होती है, लिंकेज दो टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है, तो हम डिस्कस करेंगे आज। एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज, एक होती है कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज दो टाइप की होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं। फॉर डिटेक्शन ऑफ लिंकेज टेस्ट क्रॉस इज डन। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा आता ना कि टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म, फिर ऑप्शन दे देता है टू नो द अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, टू नो द अननोन जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, तीसरा ऑप्शन देता है फॉर डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, फोर्थ देता है नन। तो आंसर जो करेक्ट उस पे जाओगे, टू डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, बेस्ट आंसर वही होगा, ध्यान रखना। लिंकेज को डिटेक्ट करते हैं टेस्ट क्रॉस में, ऐसा तुम्हारे जो ऑथर्स हैं बुक्स के, इन्होंने किसी ने भी ऐसा लिखा नहीं है। ये तुम हायर जो बुक्स होती हैं उनमें लिखा होता है, तुम्हारी बुक्स में, तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, तो इसलिए तुम ये मान के चलना, जो तुमसे ऑथर क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन सेट करेगा, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, वो F2 जनरेशन का पता लगाने के लिए पूछेगा। तो ध्यान रखना, गलती मत करना सर कभी। बोथ हो तो बोथ में जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही, अगर उसने दे दिया तो भाई डेफिनेटली बोथ पे जाना, मतलब उससे पता है और वो यही पूछना चाह रहा है। लेकिन बोथ अगर दे तो ठीक है, बोथ नहीं दे रहा तो उस पे जाना F2 जनरेशन पे। क्वेश्चन आया हुआ है, एलन ने पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर बच्चों ने मुझसे बोला सर आपने ये लिखवाया था, तो मैं तुम्हें यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, बुक्स में तुम्हारे ऑथर ने ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में होता है। लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट क्रॉस इधर हम करते हैं, ठीक है। और लिंक जो टेस्ट क्रॉस किया था, जो ये टेस्ट क्रॉस सबसे पहले किया था, वो उन्होंने किया था बैटसन एंड पनेट ने, लिंकेज को डिफाइन करने के लिए। बैटसन और पनेट ने किया था, जिन्होंने पनेट स्क्वायर भी था 1906 में किया था। ये डेट हमें याद नहीं रखनी है, खैर। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज। दो टाइप की लिंकेज होती है, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। तो भाई लिंकेज को पढ़ने से पहले तो कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। तो इनकम्प्लीट लिंकेज को सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज को सबसे पहले जो देखा गया था, वो देखा गया था लेथायरस ओडोरेटस में। लेथायरस क्या होता है? लेथायरस ओडोरेटस, स्वीट पी। स्वीट पी। हाँ, स्वीट पी में। लेथायरस ओडोरेटस में स्टडी किया था इनकम्प्लीट लिंकेज को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, बेटा इसको पढ़ने से पहले ना, तो कुछ दो बातें हमें पता लगानी है कि जीन्स का अरेंजमेंट ना
जीन्स का अरेंजमेंट क्रोमोसोम पे, जीन्स का अरेंजमेंट क्रोमोसोम पे दो टाइप से हो सकता है। वो दो टाइप क्या है? एक तो है सिस अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट। ट्रांस हाँ, और सिस एक अरेंजमेंट ट्रांस। को पढ़ इसको रखा हम है। इसको हम कपलिंग फेज भी बोलते हैं। इसको हम कपलिंग फेज भी बोलते हैं। कपलिंग फेज क्या बोलता है बेटा? अगर सपोज करो दो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बना रहा हूँ मैं, ये क्रोमोसोम बना रहा हूँ, इस पे डोमिनेंट जीन है बी, ठीक है, इस पे एक रिसेसिव अलील का स्मॉल बी, यहाँ पे डोमिनेंट है कैपिटल है, यहाँ पे रिसेसिव है स्मॉल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? टू डोमिनेंट पार्ट ऑफ टू जीन्स इज ऑन वन क्रोमोसोम, टू रिसेसिव पार्ट इज ऑन द अनदर क्रोमोसोम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डोमिनेंट ऑन वन क्रोमोसोम, on one chromosome and two recessive on another chromosome। तो ऐसा अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो तो समझ जाना वो सिस अरेंजमेंट है, ठीक है। एक होता है बेटा यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांस अरेंजमेंट। बेटा किसका माइक ऑन है? ट्रांस अरेंजमेंट, ट्रांस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिपल्शन फेज। रिपल्शन फेज कुछ ऐसा, दो क्रोमोसोम है, सपोज करो यहाँ पे कैपिटल बी है, डोमिनेंट बी, यहाँ पे रिसेसिव है, यहाँ पे रिसेसिव एल है, रिसेसिव जीन है, यहाँ पे डोमिनेंट है, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। समझ आया? इस वाले केस में क्या था? दोनों डोमिनेंट Yes, एक पे उसमें थे। दोनों डोमिनेंट। हाँ, इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। तो एक एक ऐसा होता है कुछ। मैं इसका लैंग्वेज नहीं लिख रहा, तो मुझसे समझ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, उन्होंने लेथेरस ओडोरेटस पे एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या एक्सपेरिमेंट था सुनेंगे ध्यान से। एक्सपेरिमेंट था, किसका एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग? बैटसन एंड पनेट का टेस्ट क्रॉस किया था उन्होंने। बैटसन एंड पनेट जिन्होंने टेस्ट क्रॉस किया था लेथेरस ओडोरेटस में, ठीक है। क्या था देखेंगे। इन्होंने लेथेरस ओडोरेटस के ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन चूज किए। ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन कौन सा फेस है? ये सिस अरेंजमेंट है। किस अरेंजमेंट में? सिस में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम किसका पढ़ रहे हैं? यहाँ पे सिस अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। पहले सिस अरेंजमेंट समझ जाना। सिस अरेंजमेंट में पढ़ रहे हैं तो मैं लिख, सिस अरेंजमेंट है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, ये सिस अरेंजमेंट। तो सिस अरेंजमेंट में क्या होगा? ऐसा होगा ना, डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट एक साथ होंगे। क्रॉस करा दिया व्हाइट फ्लावर राउंड पॉलन से। व्हाइट फ्लावर राउंड पॉलन जो है वो कुछ ऐसा है, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है भाई। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में आ गए, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ रहे हैं हम लोग लेथेरस ओडोरेटस में, सिस अरेंजमेंट में। अब इन्होंने क्या काम किया? F1 का ना टेस्ट क्रॉस करा दिया, मतलब कुछ ऐसा। F1 का करा दिया टेस्ट क्रॉस, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, जब उन्होंने F2 जनरेशन आई तो मैं भाई फिनोटाइप लिख देता हूँ, कुछ ऐसे आए, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन, ठीक है। एक आया व्हाइट फ्लावर राउंड पॉलन, और कुछ ऐसे आए ब्लू फ्लावर राउंड पॉलन, और एक ऐसा आया व्हाइट फ्लावर लॉन्ग पॉलन। अब भाई एक बार सुनो, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन पेरेंटल टाइप है, ये लिख देता हूँ। व्हाइट फ्लावर राउंड पॉलन पेरेंटल टाइप है, पी लिख देता हूँ। लेकिन ये तो पेरेंटल टाइप नहीं है, ब्लू फ्लावर राउंड पॉलन के तो कोई पेरेंट नहीं थे, या व्हाइट फ्लावर लॉन्ग पॉलन के तो कोई पेरेंट नहीं थे, तो मैं इसको आर लिख रहा हूँ और इसको आर मतलब रिकॉम्बिनेंट, राइट।
अकॉर्डिंग टू द मेंडल, अगर ये जीन्स लिंक्ड नहीं होते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे होते, रेशियो आता 1 1 1 1। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही आता ना? यस सर, यही आता। बिल्कुल ये आता। लेकिन यस सर, अब यही ध्यान- आता। बिल्कुल यही आता बेटा। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो गई, ये रेशियो आया ही नहीं। अब ये रेशियो नहीं आया, क्या रेशियो आया सुनना ध्यान से। रेशियो जो आया 7 7 1 1, मतलब 14:2 का रेशियो आया, या फिर 7:1 का रेशियो बोल सकते हैं, ये रेशियो आया। अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू द मैंडेल, ये टेस्ट क्रॉस का होता इंडिपेंडेंट। माइक ऑफ करेंगे ये कौन बात कर रहा था आपस में? देवांशी। टेस्ट क्रॉस का रेशियो ये आता, और ये रेशियो था इसका इनकम्प्लीट लिंकेज का। मैंडेल बोलते थे कि ये टेस्ट क्रॉस किसमें, सॉरी, टेस्ट क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखना चाहिए। तो मैंडेल बोलते थे कि ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन 25% आएंगे, व्हाइट फ्लावर राउंड पॉलन 25% आएंगे, या सिंपल बोल सकते हैं कि पैरेंटल टाइप 50% आएंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप 50% आएंगे, अकॉर्डिंग टू मैंडेल। सही बात है? सही बोला क्या? यस सर, सही बोल। अकॉर्डिंग टू मैंडेल यस सर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1 आता है डायहाइब्रिड के लिए, दो जीन्स के लिए, मतलब 50% पैरेंटल टाइप और 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आया वो 14:2 या 7:1 का आया, मतलब 7 पार्ट जो था किसका आया, पैरेंटल टाइप का, और 1 बहुत कम आया रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। अब तुम ध्यान से सुनना, ये इनकम्प्लीट लिंकेज था। जब इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा था, ध्यान सुनना, जब इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा था तो पेरेंटल टाइप प्रोजेनी ज्यादा बनी और रिकम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी कम बनी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो उसमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में, लिंक जीन्स में पेरेंटल टाइप ज्यादा बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप कम होने लगते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, जब उन्होंने क्रॉस किया तो रिजल्ट साफ बता रहा है कि 7 मतलब 14 पार्ट था पेरेंटल टाइप का, और जो हमारा वो बना रिकॉम्बिनेंट टाइप, नॉन पेरेंटल टाइप, वो बना 2 पार्ट, 14:2 या 7:1, मतलब पेरेंटल टाइप कहीं ज्यादा बना था, कहीं ज्यादा, किससे, रिकॉम्बिनेंट टाइप से। और बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम बना था, रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम बना था। ठीक है, अगर हम ये, ध्यान सुनना, अगर हम इस क्रॉस को कुछ ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ध्यान सुनना, रिपल्शन फेस में पड़े। रिपल्शन फेस क्या होता है? ट्रांस फेस। तो कुछ ट्रांस फेस में लिख रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा। मैं ब्लू फ्लावर राउंड पॉलन, जीनोटाइप है इसका कैपिटल बी स्मॉल एल, क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर लॉन्ग पॉलन से, जीनोटाइप है इसका स्मॉल बी कैपिटल एल। F1 में तो यही आया, F1 का टेस्ट क्रॉस करा दिया। ठीक है, F1 का टेस्ट क्रॉस करा दिया, रिजल्ट जो आया मैं लिख देता हूँ। रिजल्ट ये आया, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन, व्हाइट फ्लावर राउंड पॉलन,
इसमें से पेरेंटल वाले कम आएंगे। अब नहीं, देखो जरा ब्लू फ्लावर, राउंड पॉलन, व्हाइट फ्लावर, लॉन्ग पॉलन। अब भाई ये 4 जीनोटाइप आए, फिनोटाइप आए जो आने थे, लेकिन अब मुझे तुम बता सकते हो कि इन चारों में पेरेंटल टाइप कौन है, रिकॉम्बिनेंट टाइप फिनोटाइप कौन है? मुझे सिंपल बता दो कि इस चारों में पेरेंटल टाइप फिनोटाइप कौन सा होगा और रिकॉम्बिनेंट टाइप फिनोटाइप कौन सा होगा? तो पिंक सर वाला तो फिर पेरेंटल वो होगा टाइप पिंक पेरेंटल। वाले हैं सर, पिंक वाले हाँ पेरेंटल है और व्हाइट वाले रिकॉम्बिनेंट है। हाँ, बिल्कुल सही। अब कॉम्बिनेंट वाइट वाले। हाँ, ब्लू फ्लावर राउंड पॉलन पेरेंटल है भाई। व्हाइट फ्लावर लॉन्ग पॉलन पेरेंटल है, बिल्कुल पेरेंट चेंज हो जाएंगे। ये कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट, आर और आर। ये कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, जब इनका रेशियो देखा तो भाई वही सेम आया, 1771, मतलब 14:2, मतलब 7:1। पेरेंटल टाइप फिर भी ज्यादा बने, लेकिन पेरेंटल का फिनोटाइप चेंज हो गया था क्योंकि जीन्स कैसे थे? ट्रांस फेज में, लेकिन पेरेंटल टाइप फिर भी ज्यादा बने। तो इन दोनों क्रॉस से, सिस और ट्रांस फेज से जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्हें कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या दिया? सर पहले इन वाले में क्या था वो रेशियो 177? यही था बेटा, 14:2, 771। पेरेंटल टाइप 14 और 2 नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। यहाँ पे भी यही बना, पेरेंटल टाइप 14, रिकॉम्बिनेंट टाइप 2। रिजल्ट सेम आया तो उन्होंने कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया सुनेंगे? इन इनकम्प्लीट लिंकेज पेरेंटल टाइप progeny forms in larger proportion than recombinant progeny। अब सुनना बेटा एक बार, कारण क्या था, ध्यान सुनना। मैं यहाँ पे ना पहले शो कर रहा हूँ लिंकेज का, क्रोमोसोम है, ठीक है भाई। यहाँ पे जीन्स हैं, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल। बेटा ये जीन्स ना इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं, मतलब लिंकेज शो कर रहे हैं वो भी इनकम्प्लीट लिंकेज, मतलब इनमें लिंकेज स्ट्रेंथ ना कम है। ये जीन लिंकेज तो शो कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स पे डिपेंड करता है लिंकेज स्ट्रेंथ। अगर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाए ना तो इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। आप सुनना, अब इस केस में इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, लिंकेज हो रही है, तो ये दोनों जीन ना आपस में कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जीन्स आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उस इंटरफेरेंस से क्या करते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होने दे रहे। ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा था। क्रॉसिंग ओवर क्या था, ये सब याद पैकेट करो। स्टेज में होता है। यस सर, रिकॉम्बिनेशन सर इससे हाँ हाँ तो इसलिए बनते फिर निकला था कॉम्प्लीमेंट। सर। कॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता सर उसमें। हाँ, मतलब एक बात ध्यान सुनना, इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा कुछ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, हमने पढ़ा था ये, तो ऐसा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा था। मैंने सिंपल ऐसे बना दिया। रोटेशन भी होती है। हाँ सर वो डार्लिंग जी, थ्योरी। हाँ अब सुनना, ये जो एग्जैक्ट बना पिंक तो पेरेंटल टाइप, ये व्हाइट पेरेंटल टाइप, लेकिन ये दो बने, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बने, ठीक है। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट 50% हो सकती है। तो क्रॉसिंग ओवर होने से, इस क्रॉसिंग ओवर होने से रिकॉम्बिनेंट बने, लेकिन जब जीन्स की दूरी ज्यादा दूर नहीं थे, जीन्स पास थे, वो जीन्स ना क्रॉसिंग ओवर नहीं होने दे रहे थे, क्रॉसिंग ओवर को इंटरफेयर कर रहे थे। क्यों इंटरफेयर कर रहे थे? क्योंकि लिंकेज स्ट्रेंथ थी, ये जीन्स आपस में लिंक्ड थे। लिंक मतलब ये आपस में साथ रहना चाहते हैं, अगर साथ रहना चाहते हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देंगे। अगर कोई जीन लिंकेज शो कर रहे हैं तो वो जीन्स दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, वो एक साथ इनहेरिट होना चाहते हैं, वो दोनों हाथ पकड़ के एक साथ जाना चाहते हैं, वो हाथ पकड़ के बैठे हैं जीन्स, लिंकेज शो कर रहे हैं।
क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता तो इन जीन्स की पोजीशन ही चेंज कर देता, जीन्स की पोजीशन चेंज कर देता तो दिक्कत होती, हाथ नहीं पकड़ पाते। तो लिंकेज हो रहा है, तो लिंकेज होने से दोनों जीन्स हाथ पकड़ के बैठे हैं, दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, जिसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस phenomena of crossing over hampers या hampers, मतलब फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है। अगर लिंकेज स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अब देखो, अगर लिंक जीन्स है, इनकम्प्लीट लिंकेज में मैंने बताया बैट्समैन एंड पेरेंट के रिजल्ट ये आया था जिसमें पेरेंटल टाइप ज्यादा बने थे। ये 14 ये बने पेरेंटल टाइप, ये बने रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, पीआर मतलब पेरेंटल और आर मतलब रिकॉम्बिनेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मैंडेल के केस में 50% पेरेंटल बन रहे थे, 15% रिकॉम्बिनेंट बन रहे थे। भाई उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था जीन्स के बीच में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। लेकिन जब लिंकेज होगा, लिंकेज में ध्यान रखना हमेशा और हमेशा, लिंकेज में हमेशा और हमेशा जीन्स एक साथ रहना चाहते हैं तो पेरेंटल टाइप प्रोजेनी ज्यादा बनेगी और रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी कम बनेगी। दिवांशी बेटा अपना नेटवर्क चेक करो, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कम बनेगी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कम बनेगी। ये ध्यान रखना, लिंकेज में ऐसा होता है, पेरेंटल टाइप ज्यादा और रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोजेनी कम। ठीक है, अगर हम बात करें, ध्यान सुनना भागे, अगर हम बात करें कंप्लीट लिंकेज की, मैं यहां पे लिख लेता हूं, इन कंप्लीट लिंकेज, अगर लिंकेज पूरा का पूरा कंप्लीट है, इन कंप्लीट लिंकेज ओनली पेरेंटल टाइप प्रोजेनी obtained in test cross। ठीक है, if some recombinant, some लिखा है मैंने, if some recombinant also reported then linkage is incomplete, then linkage is incomplete। मैंने सम लिखा है, ध्यान रखना, अगर मैंडेलियन होता तो इक्वल बनते 50-50%, then linkage is incomplete। ठीक है, तो अब कंप्लीट लिंकेज में अगर बात करें तो कंप्लीट लिंकेज में तो रिकॉम्बिनेंट बन ही नहीं रहे हैं, जीन्स तो बिल्कुल हाथ पकड़ के बैठे हैं, इतने जीन्स पास हैं क्रोमोसोम में, जीन्स बहुत पास हैं क्रोमोसोम में, ए जीन है तो यहाँ पे पास में बी जीन है, तो ये दोनों इतने अच्छे तरीके से हाथ पकड़ के बैठे हैं, छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को, जिसके वजह से क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रही है और केवल पेरेंटल टाइप बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बन ही नहीं रहे। सो इन कंप्लीट लिंकेज, बहुत रेयर होता है कंप्लीट लिंकेज, सो इन कंप्लीट लिंकेज ओनली पेरेंटल टाइप प्रोजेनी इज ऑब्टेन्ड, ओनली एंड ओनली। लेकिन अगर कुछ रिकॉम्बिनेंट भी बन रहे हैं तो लिंकेज इनकम्प्लीट होगी। लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ पेरेंटल और इक्वल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं तो जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे 3 बात लिखूंगा टेस्ट क्रॉस के बारे में। पहली बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए 50% पेरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट, इक्वल। दूसरी बात बोलूंगा इनकम्प्लीट लिंकेज के लिए, इनकम्प्लीट लिंकेज पेरेंटल टाइप मोर, रिकॉम्बिनेंट टाइप लेस। कितना मोर होगा कितना लेस होगा वो डिपेंड करेगा कितनी इनकम्प्लीट लिंकेज है। जैसे स्वीट पी के केस में 14:2 का रेशो था, ठीक है, बराबर नहीं है, हाँ इक्वल नहीं है, पेरेंटल टाइप ज्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट टाइप लेस। कंप्लीट लिंकेज में केवल और केवल पेरेंटल टाइप 100%, मतलब नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेंट,
ठीक है, तो ये 3 बातें बेटा ध्यान रखना, ये 3 बातें पूरा समराइज कर देंगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सुनना। कंप्लीट लिंकेज में हमें पता है कि क्या होता है। कंप्लीट लिंकेज में ओनली पेरेंटल टाइप प्रोजेनी इज ऑब्टेन्ड, ओनली पेरेंटल टाइप progeny is obtained in test cross, ठीक है, मतलब क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट। अब ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, अगर ध्यान सुनेंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं कंप्लीट लिंकेज का। ड्रोसोफिला में रेड आई नॉर्मल विंग, ड्रोसोफिला है, फीमेल्स हैं, और वाइल्ड टाइप मतलब जो सर नॉर्मल हो। Unmodified. नॉर्मल जो मिलता है, नॉन मॉडिफाइड। बिल्कुल सही, अनमॉडिफाइड है, नॉर्मल है, बिल्कुल डोमिनेंट है, ठीक है। क्रॉस कराया इनको, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग से, ये मेल्स हैं, ठीक है, मेल्स हैं, और ये तुम्हारे मॉडिफाइड है, रिसेसिव है, ठीक है। तो जीनोटाइप भी लिख देते हैं, ठीक है। अब F1 में कुछ प्रोजेनी बनी, F1 का टेस्ट क्रॉस करा दिया, तो टेस्ट क्रॉस कराया, तो जब फिनोटाइप देखा ना, फिनोटाइप केवल यही बना, क्या बना, रेड आई नॉर्मल विंग, और एक फिनोटाइप मिला व्हाइट आई वेस्टिजियल विंग, पर्पल रेड आई वेस्टिजियल विंग, रेशियो था 1:1, मतलब 50% ये मिले, 50% ये मिले। ये भी पेरेंटल टाइप थे और ये भी पेरेंटल टाइप थे, देखो। और पर्पल आई थी ना, सॉरी, यस पर्पल आई कर देता हूँ, यस सॉरी, ये पर्पल आई है बेटा, ये पर्पल आई है। तो अब मुझे बताओ, ये भी पेरेंटल टाइप है पी, ये भी पी पेरेंटल टाइप, 50% ये 50% ये, मतलब 100% पेरेंटल टाइप मिले, और रेशियो 1:1, मतलब कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, तो ये शो कर रहा है कि ये लिंकेज कैसी है, कंप्लीट लिंकेज, कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रहा है। लिंकेज। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अगर कोई, ध्यान सुनना, कंप्लीट लिंकेज है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो रहा है, तो रेशियो क्या आना चाहिए, 1:1। भाई देख लो, 1:1 मतलब दोनों ही पेरेंटल टाइप, 1:1 डाइहाइब्रिड के कंप्लीट लिंकेज में, ठीक है। अगर डाइहाइब्रिड दो ही फिनोटाइप मिले ना, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट रेड आई वेस्टिजियल विंग बनता, अगर रेड आई वेस्टिजियल विंग बनता, वो तो रिकॉम्बिनेंट होता ना, पेरेंटल में तो ऐसा था ही नहीं, ये पेरेंटल जनरेशन थी ना, कंप्लीट लिंकेज में तो केवल पेरेंटल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब सुनो, अगर ये डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का टेस्ट क्रॉस है मनु, 1:1:1, 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% पेरेंटल, यहाँ तो 100% पेरेंटल है, ये थोड़ा बातें ध्यान रखना है, इसमें 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होता टेस्ट क्रॉस में, तो पेरेंटल टाइप ज्यादा बनते और रिकॉम्बिनेंट टाइप कम बनते, ध्यान रखना, कम बनते, वो डिपेंड करता है लिंकेज स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट डाउन रखेंगे। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे कुछ नोट लिख देता हूँ, वो नोट ना अभी तुम्हें आगे भी समझ आएगा। अगर हम लोग डाइहाइब्रिड
क्रॉस कर रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं सेल्फिंग में, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रेशियो तो हमें पता है क्या आता है, 9 3 3 1। लेकिन अगर वो कंप्लीट लिंकेज का होता, कंप्लीट नहीं सुनो, कंप्लीट लिंकेज का होता, ध्यान सुनना, कंप्लीट लिंकेज का होता, ये सेल्फिंग डायहाइब्रिड क्रॉस, सेल्फिंग वाला जिसमें हमने टेस्ट क्रॉस नहीं किया, तो रेशियो 3:1 आता मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला। तो एक मिनट बेटा होल्ड करना तुम लोग, 1 मिनट बस। अच्छा सुनो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, हाँ देखना, अगर कंप्लीट लिंकेज होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का सेल्फिंग वाला, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस का सेल्फिंग वाला, तो रेशियो 3:1 आता। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा कि डायहाइब्रिड क्रॉस का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशियो सबको पता है, लेकिन डायहाइब्रिड में अगर सेल्फ करेंगे तो रेशियो मोनो 3:1 लिखना है तुम्हें। कैसे आया ये एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, ये हमें इतना सिलेबस में नहीं पढ़ना, ये थोड़ा तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, याद करना। मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनना एक बार। आप पे ना कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट का ही पॉइंट है बेटा। आवाज तो माइक ऑफ करेंगे। लिंकेज जो होता है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेंट्स। भाई अब मुझे बताओ, अगर रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम होता जा रहा है तो लिंकेज बढ़ती जा रही है। कंप्लीट लिंकेज में तो रिकॉम्बिनेंट्स मिलते ही नहीं है, कंप्लीट लिंकेज में तो रिकॉम्बिनेंट्स मिलते नहीं है। अगर कंप्लीट लिंकेज होती है, रिकॉम्बिनेंट्स तो है ही नहीं, तो मतलब रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम होता जा रहा है तो लिंकेज बढ़ती जा रही है, ये लिंकेज घटती जा रही है तो रिकॉम्बिनेंट बढ़ता जा रहा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन करने में काम आएंगे ये सारी चीजें। सेकंड पॉइंट लिखने जा रहा हूं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ये भी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, लिंकेज is inversely proportional to the independent assortment। मतलब अगर लिंकेज ज्यादा हो रही है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, ये फर्स्ट पॉइंट जैसा ही है। चौथा पॉइंट, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। ये बात समझ आ रही है कि क्रॉसिंग ओवर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अब मुझे बताओ ये वाला पॉइंट फर्स्ट, यस सर। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, तब जब रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बन रहे मतलब क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो रही होगी। ये सिंपल लिख सकते हैं बेटा, सिंपल बात कि रिकॉम्बिनेंट्स, number of recombinants actually is directly proportional to the crossing over। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा, भाई देख लो ना, जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, और ये दोनों लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। तो ये कुछ 5 पॉइंट लिखे मैंने, और इन 5 पॉइंट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस पे कैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल? अभी कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं करा दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं। तो ये 5 लिंकेज इनवर्सली रिकॉम्बिनेंट्स, आज तुम इसको घर बैठ के ना अच्छे से समझोगे कि ये क्या, मतलब सिंपल है, रिकॉम्बिनेंट्स कम लिंकेज ज्यादा, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स जितना कम होगा उतना लिंकेज ज्यादा। तो ये तुम आराम से बैठ के इसको इन फॉर्मूलेस को देखोगे, ये इन रिलेशंस को, ठीक है। बाकी आज हमने लिंकेज कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में पढ़ा, तो तुम लोगों को मैं इसकी पीडीएफ दूंगा आज, ठीक है। तो इसको तुम स्टडी करोगे अच्छे से। बाकी जो आगे हमें पढ़ना है, जो आगे डिस्कस करेंगे हम लिंकेज के बारे में, लिंकेज मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, इस सेक्स लिंक के बारे में, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो आते हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो आते हैं मैं वो बताऊंगा, आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मॉड्यूल से मैं रीड करा दूंगा तुम्हें क्या है। बाकी कल मिलेंगे हम, किसी को कोई डाउट हो तो क्लास में वो मुझसे पूछ सकता है। सर वो आपने